Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do base theorem of class 12th maths probability। इस थ्योरम को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ के आओ। एक्सरसाइज 13.1 में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के बाद बेस थ्योरम स्टार्ट करना, ठीक है। अब बेस थ्योरम में हम करते क्या हैं वो समझते हैं। बेस थ्योरम में आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, एक तो इवेंट गिवन होगा, जो इवेंट आपका फेवरेबल आउटकम होगा, और उस इवेंट का सोर्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। सोर्स आपको वो इवेंट जहाँ से आया है वो भी गिवन होगा, और वो सोर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर इवेंट के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। सोर्स टू, ओके, वो इवेंट जहाँ से आया है उसको मैं सोर्स कह रहा हूँ, ओके। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, और सोर्स की भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, सोर्स की भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी। सोर्स 1 की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, सोर्स 2 की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, ठीक है। इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन होगी, जो इवेंट आपका सेम रहेगा, यहाँ भी वही इवेंट है, यहाँ भी वही इवेंट है, उसके सोर्सेस अलग अलग है, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी। तो आपको निकालना क्या है, जब सब कुछ आपको गिवन है, आपको निकालना है कि वो इवेंट आपका फेवरेबल इवेंट, यानी ये वाला इवेंट कौन से सोर्स से आया है, कौन से सोर्स से आया है टोटल सोर्सेस में से। मैं लिख देता हूँ इस बात को और दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। आपका पर्टिकुलर इवेंट, बेस थ्योरम ये बताता है कि आपका पर्टिकुलर इवेंट टोटल सोर्सेस में से, मान लो सोर्स 3 भी होता है यहाँ पे, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको P ऑफ E3 गिवन होगी, तो इन टोटल सोर्सेस में से आपका इवेंट एक पर्टिकुलर सोर्स से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये इसका आंसर कौन करता है, बेस थ्योरम करता है। मैं लिख देता हूँ, आपका इवेंट टोटल सोर्सेस में से, टोटल सोर्सेस में से एक पर्टिकुलर सोर्स से आया है, एक पर्टिकुलर सोर्स से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मान लो आपके बहुत सारे सोर्सेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो इवेंट है वो सोर्स 1 से आया है, क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। या तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका इवेंट सोर्स 2 से आया है, क्वेश्चन इस टाइप से भी बनेगा, ठीक है। तो आपको टोटल सोर्सेस में से एक पर्टिकुलर सोर्स चूज करना है, और उसके चांसेस आपको निकालने हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर सोर्स से ही आया है टोटल सोर्सेस में से, ठीक है। ये था इसका मीनिंग, बेस थ्योरम इसका आंसर करता है। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं एक एग्जाम्पल पहले लेता हूँ। एग्जाम्पल लेने के लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, और पहले आप ये लिख लो कि सब कुछ आपको गिवन होगा, सोर्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन होगी, और इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन होगी, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ इसको, और एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो दो मशीन है आपके पास, दो मशीन है आपके पास, मशीन ए एंड मशीन बी, ठीक है। और इन मशीन्स को 60% प्रोडक्ट बनाने का ठेका मिला हुआ है, ठीक है। मशीन ए को 60% प्रोडक्ट बनाने का ठेका मिला हुआ है, और मशीन बी को 40% प्रोडक्ट बनाने का ठेका मिला हुआ है, ठीक है। मतलब इसको, मशीन ए को 60% प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने भी होंगे उसका 60% का कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला हुआ है मशीन ए को, और मशीन बी को 40% बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठीक है। अब मशीन ए, सपोज करो मशीन ए 2% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है, 2% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है, और मशीन बी आपका 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर मशीन ए 2% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको ये बात समझ में आती है कि 98% तो नॉन डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। 98% नॉन डिफेक्टिव होंगे। सिमिलरली मशीन बी अगर 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, तो मशीन बी 95% नॉन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ईजी है यहाँ तक तो, ओके। तो आपका फेवरेबल आउटकम अभी हम मान लेते हैं, जो आउटकम आपको निकालना है वो डिफेक्टिव आइटम्स के लिए निकालना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले अब यहाँ तक की कहानी समझो कि दो मशीनें हैं, मशीन ए जो है 60% प्रोडक्ट बनाएगी, मशीन बी जो है 40% प्रोडक्ट बनाएगी। मशीन ए 2% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है और 98% नॉन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है। मशीन बी 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है और 95% नॉन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है। तो ये जो 2% है ना, ये 2% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए है। अगर आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो आप ऐसे लिखोगे ना, 2% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए,
तो आपको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे दो इवेंट की बात कर रहे हो। कौन से दो इवेंट की आप बात कर रहे हो? देखो 2% डिफेक्टिव आइटम्स, पहला प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, दूसरा। ठीक है, तो आपको यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वो आ रही है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फील आ रहा है आपको यहाँ पे कि 2% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो क्या मैं इसको, अगर मैं डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी डी मान लूँ, डिफेक्टिव आइटम को इवेंट डी मान लूँ, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, अगर मैं इसको इवेंट A1 ए मानूँ और इसको इवेंट बी मानूँ, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आती है यहाँ पे कि ये जो 2% डिफेक्टिव है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ के आओ। ठीक है, सिमिलरली ये नॉन डिफेक्टिव आइटम्स को मैं डी डैश मान लूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, 98% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, 98% ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें पहले आप बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली मशीन बी के लिए, अगर मैं डिफेक्टिव आइटम्स को मैंने इवेंट डी माना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5% डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, और यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ 95% नॉन डिफेक्टिव आइटम्स डी डैश, मतलब क्योंकि नॉन डिफेक्टिव इवेंट को मैंने डी डैश माना है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ तक की वो आपको गिवन होगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको गिवन होगी। ओके, आपको ये पहचानना है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में है, क्योंकि ये दो इवेंट है, डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर मशीन, डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर मशीन ए एंड बी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। ओके, यहाँ तक की। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि इफ अ डिफेक्टिव आइटम्स इज चोजन, इफ अ डिफेक्टिव आइटम इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, कहीं पे तो मिटाना पड़ेगा, ऊपर मिटा दूं मैं इसको। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ओके, डिफेक्टिव, तो क्वेश्चन बनेगा इफ वन डिफेक्टिव इज चोजन, डिफेक्टिव आइटम इज चोजन, मैंने बोला ना सोर्स, टोटल सोर्सेस में से एक पर्टिकुलर सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालने को ही बेस थ्योरम निकालता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने एक डिफेक्टिव आइटम्स ऑलरेडी ले लिया है, तो मुझे ये बताओ कि ये सोर्स बी से आया है, इसकी क्या चांसेस हैं कि ये सोर्स बी से आया है, इसके क्या चांसेस हैं। देखो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इसका आंसर आप ऐसे निकालोगे, कहाँ निकालूँ अब, थोड़ा इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ। मशीन बी जो 40% प्रोड्यूस कर रहा था, जिसमें से 5% डिफेक्टिव थे और 95% नॉन डिफेक्टिव। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी। ठीक है, इसको भी छोटा कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा बड़ा लिखा था। बस 2 मिनट दो, अभी आता हूँ मैं। 2% और ये 98%, और इसको मैंने बोलता प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय नॉन डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन ए। ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन डिफेक्टिव आइटम्स इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो कि डिफेक्टिव आइटम्स तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब बताओ ये पर्टिकुलर मशीन बी से आया है, कैसे, इसको कैसे लिखोगे आप कि आप सोर्स की प्रोबेबिलिटी इस बार निकाल रहे हो ना, तो सोर्स को ऊपर लिखोगे। ठीक है, और मशीन बी से आपको चाहिए ना, और डिफेक्टिव आइटम बोला है उसने, नॉन डिफेक्टिव तो नहीं बोला, तो नॉन डिफेक्टिव को नीचे लिखोगे, क्योंकि आप सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, इससे सोर्स को नीचे लिखोगे। अब देखो आपको चाहिए डिफेक्टिव किससे, मशीन बी से, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हुआ,
डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। और टोटल नीचे लिखोगे आप, ये फेवरेबल आउटकम हो गया ना आपका, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और नीचे आप टोटल सोर्सेस लिखोगे अपने, डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। यही है आपका बेस थ्योरम। अभी मुझे पता है आप बड़े वाले फॉर्मूले का इंतजार कर रहे हो, वो बड़े वाले फॉर्मूले को मैं डालूंगा ना अभी, ठीक है। देखो, और आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इंटरसेक्शन जो होगा ना डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा आपका 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी अपॉन में, अब नीचे आपको दिखेगा नहीं, एक सेकेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप ऐसे लिखोगे इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में आप लिख दोगे, वो जो बेस थ्योरम है ना वो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी, ठीक है। इसको आप ऐसे ही तो लिख सकते हो, और यही तो आप इसी का तो वेट कर रहे थे, वो बड़ा वाला फार्मूला, वो बड़ा वाला फार्मूला कुछ नहीं है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन वही है, यही है, बन गया आपका बड़ा वाला फार्मूला जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसी फार्मूले की डेरिवेशन मैंने करके दिखाई है आपको। ये जो आपने इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखा है ना, इसको आप पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी, इसको भी पढ़ोगे और उसको भी पढ़ोगे, लेकिन बस मैंने उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में चेंज कर लिया। अरे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा क्या? ये देखो ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही तो लिख सकते, ऐसे ही तो लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स का इंटरसेक्शन विद मशीन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ऐसे तो लिखते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, बस मैंने यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया उस तरफ, जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया तो बस वहाँ डाल दिया। यही तो है आपका बेस थ्योरम। अब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से, और क्लियर होता जाएगा हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बेस थ्योरम का नहीं है, बस यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये क्वेश्चन है। एन अर्न मतलब बैग कंटेन्स 5 रेड, 5 तो रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल सेलेक्ट किया, इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट किया, एंड इज रिटर्न टू दी अर्न, ठीक है, वापस डाल दिया। मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? इसका मतलब यह है कि मैंने एक बॉल निकाला, उसका कलर नोट किया, वापस डाल दिया। जिस बॉल का कलर वो था ना, उसी कलर के 2 बॉल मैंने एक्स्ट्रा और डाल दी, उसी कलर की 2 बॉल मैंने एक्स्ट्रा और डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड टाइम बॉल को निकाला, तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो सेकंड टाइम बॉल को निकाला ना वो रेड होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ओके तो सबसे पहले आपका इवेंट E1 में ले लेता हूँ। फर्स्ट ड्रॉ ऑफ बॉल इज रेड। मान लो मैंने पहले ड्रॉ में रेड बॉल निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड आ जाएगा? 5/10, ठीक है। अगर रेड बॉल आ गया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे 2 रेड बॉल एक्स्ट्रा, और मैंने इस रेड बॉल को पहले वापस रखा, फिर 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल डाली, क्योंकि मुझे उसी कलर की 2 एडिशनल रेड बॉल डालनी थी जिस कलर का मैंने फर्स्ट ड्रॉ में निकाला है, ठीक है। अब मैंने अगर 2 एडिशनल बॉल डाल दी, 2 एडिशनल रेड बॉल डाल दी, रेड बॉल मैंने डाल दी, तो अब मेरी रेड बॉल कितनी होगी टोटल? 7 रेड बॉल हो गई, और ब्लैक कितनी होगी? 5 ब्लैक हो गई, ठीक है। 5 ब्लैक तो अभी भी 5 ही है, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड ड्रॉ में मैं रेड निकालूंगा? 7/12, देख लो, ये इसको लो E2 सेकेंड ड्रॉ बॉल इज रेड, ऑन सेकेंड ड्रॉ बॉल इज रेड, ठीक है। 7/12 क्योंकि अब 2 बॉल बढ़ गई ना रेड। एक इवेंट तो, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। केस 2, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक आ गई, अगर फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक आ गई तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/10, ठीक है।
अब जब ब्लैक आई फर्स्ट ड्रॉ में तो मैंने 2 एडिशनल ब्लैक बॉल और डाल दी, तो फिर सेकंड ड्रॉ में रेड आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल अपीयर्स, उसके पे क्या प्रोबेबिलिटी है, अब 2 ब्लैक बड़ी हैं तो अब आपकी बॉल्स कैसे होगी, मतलब 5 रेड हो गई जाएंगी क्योंकि वो पहली वाली बॉल निकाल के आपने वापस डाली, तो 5 रेडी है लेकिन 7 ब्लैक हो गई, तो टोटल तो 12 है लेकिन रेड तो अभी भी 5 ही हैं, तो 5/12 क्योंकि टोटल अब 12 हो गई ना, 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स आपने डाल दी। ठीक है, तो ये केस 2 है। ये दूसरे इवेंट में आपने निकाला वही है, रेड बॉल ही निकालना है। देखो सेकंड ड्रॉ में आपने रेड बॉल यहाँ भी निकाला है, सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल आपने यहाँ भी निकाला है, बस नीचे से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो गई क्योंकि आपने 2 एडिशनल बॉल डाल दी। बस ये दोनों केसेस आपके पॉसिबिलिटीज़ में ऐड होंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो केस 1 प्लस केस 2 होगा। केस 1 क्या है, पहले ड्रॉ में रेड इनटू दूसरे ड्रॉ में भी रेड विद चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, प्लस केस 2 पहले ड्रॉ में ब्लैक इनटू दूसरे ड्रॉ में रेड, बस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चेंज होंगे। ये है आपका फाइनल आंसर, ये जो नीचे है, समझ गए। ठीक है, केस 1 प्लस केस 2 इज योर फाइनल आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्या क्या होगा, 1/2 को कॉमन लो और 7/12 प्लस 5/12 यही होगा ना। देख लो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ ऊपर, चलो 5/10 दोनों के पास है तो मतलब 1/2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 7/12 प्लस 5/12, ये 1 हो जाएगा। 1/2 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बेस थ्योरम की स्टार्ट हो गई अब। ठीक है, 4 रेड बॉल है, 4 ब्लैक है। ठीक है, ये बैग 1 में है, ये बैग 1 में है। ओके, ये सोर्स 1 है आपका, मतलब सोर्स 1 है। ओके, दूसरे बैग में कितनी है, 2 रेड एंड 6 ब्लैक है। ठीक है, ये बैग 2 है और ये सोर्स 2 है। ओके, अब ये सोर्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है क्या, 1 ऑफ द 2 बैग से सेलेक्टेड, दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट हुआ। ठीक है, अब दोनों बैग में से कोई हर किसी बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 एंड 1/2, क्योंकि टोटल 2 बैग्स हैं और एक पहला बैग सेलेक्ट हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, दूसरा बैग सेलेक्ट हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। यही यार हेड और टेल के जैसे 1/2 यहाँ भी है। ठीक है, तो अगर मैं पहले इवेंट, तो मैं इवन को क्या मान लेता हूँ कि even be the event that first bag is selected, source की probability, individual probability E2 is second bag is selected। ठीक है, ट्री डायग्राम से कर ले इसको, 1/2 ओके। अब वो कह रहा है कि one of the 2 bags are selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red। इवेंट भी गिवन है आपको, इवेंट क्या है आपका, उसको मैं डी मान लूँ कि drawn ball is red, this is your event। ठीक है, पूछेगा क्या, find the probability that the ball is drawn from the first bag, सोर्स 1 से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले बैग 1 में कितने रेड है, 4, और बैग 2 में कितने हैं, 2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे दोनों की। पहले मैं अब इसको थोड़ा मिटा के ट्री डायग्राम से कर लूँ क्योंकि ट्री डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बैग 1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बैग 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, रेड ब्लैक रेड ब्लैक। ठीक है बाबू, कितनी रेड है, 4, यहाँ 2 और यहाँ 6। ठीक है, अब रेड बॉल, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, इसकी भी है 1/2 बैग के सिलेक्शन की। अब रेड बॉल आए बैग 1 से, समझिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 2 इवेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट इट केम फ्रॉम बैग 1 कितनी है, 4/8। समझ गए ना, क्योंकि 4 रेड है और टोटल बैग में 8 बॉल्स हैं। और इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2/8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम द फर्स्ट बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ऊपर नीचे टोटल सोर्सेस।
इसको अब ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी किसके निकाल रहे हो, बैग की, फर्स्ट बैग की। ओके, दिस इज विजिबल ना, ठीक है। आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख लो। कैसे लिखोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, कैसे लिखोगे जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D ऑफ E1 प्लस अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन E2। याद है ना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ के आओ प्लीज़। इस इंटरसेक्शन को मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में तोड़ दिया, यही तो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये बेस थ्योरम कुछ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन ही है। सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, 1/2 इंटू 4/8, नीचे 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सॉल्व करोगे इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। जैसे इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, नीचे यहाँ भी 1/4 हो जाएगा फिर तो, प्लस 1/4 ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका 1/4 अपॉन में 3/8। ओके, आंसर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 8/3 दैट इज़ 4 1 4 4 2 8 2/3। 2/3 इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है, समझ गए। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are daily scholars. ठीक है, source, this is source 1, this is source 2, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। Previous year results report that 30% of the students who reside in the hostel attain grade A is event, ठीक है, and 20% of the day scholars attain grade A in an annual examination. At the end of the year, one student is chosen at the random from the college and he has a grade A, मतलब event है आपका grade A. What is the probability that the student is a hostelier? ठीक है, तो let E1 student is hostelier, students are hostelier, E2 students are day scholars. सोर्स 1 सोर्स 2 मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उस इवेंट को क्या मान लें, इवेंट मतलब उसका ग्रेड ए है, डी मान लेते हैं क्योंकि डी से ही मैं लेके चलता हूँ हमेशा। तो स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए, ठीक है। अगेन ट्री डायग्राम बनाओ, ट्री डायग्राम से सब कुछ क्लियर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये ऊपर क्या है, स्टूडेंट्स आर हॉस्टलियर कितने हैं 60%, और ये कितने हैं 40%, ठीक है। अटेन ग्रेड ए कितने, ग्रेड ए वाले कितने हैं भाई, रिपोर्ट 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल ग्रेड 30%, ठीक है। और ये डू नॉट वाले तो फिर 70 हो जाएंगे, ठीक है। और वो डे स्कॉलर्स है और उन्होंने ग्रेड ए वाले कितने हैं, ग्रेड ए वाले हैं भाई 20% और नॉट ग्रेड ए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लो तो और क्लियर हो जाएगा आपको, 80%, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, स्टूडेंट अटेन्स ग्रेड ए गिवन दैट ही इज़ अ हॉस्टलियर, स्टूडेंट्स अटेन ग्रेड ए गिवन दैट ही इज़ अ डे स्कॉलर, ठीक है। वो नीचे वो डू नॉट ग्रेड ए की लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो उसके बारे में पूछा नहीं है, ठीक है। पूछा होता तो लिखते थे। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ हॉस्टलियर गिवन दैट ही हैज़ अटेन्ड ग्रेड ए, ठीक है। सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सोर्स को ऊपर रखो, हॉस्टलियर वाले को ऊपर रखो क्योंकि हॉस्टलियर की ही पूछी है और किसकी पूछी है, ग्रेड ए की पूछी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ग्रेड ए लाया गिवन दैट ही इज़ अ हॉस्टलियर क्योंकि इसको ऊपर रखना पड़ेगा, उसी की पूछी है। नीचे टोटल सोर्सेस, हमेशा ऐसे करो, ठीक है, रट्टा मत मारो उस फॉर्मूले को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है बेस थ्योरम, ऐसे समझो और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही लेके चलो, इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सबको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन E2। बस सबकी वैल्यू आपको सब पता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 60% यानी 0.6,
60/100, ठीक है, मिटा दो उसको। 0.6 इंटू 0.3, क्योंकि ये 30% मतलब 0.3 होता है भाई। ठीक है, 0.18 0.18 प्लस 0.42 होता है ना, 08, ठीक है, कितना हो जाएगा 18 16 26, 0.18 प्लस 0.26 कितना हो जाएगा, 6 की टेबल से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 2 से जाएगा, 2 9 से 9/13 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ प्लीज़। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ईदर इन ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अ स्टूडेंट्स ईदर नोज द आंसर और गेसेस। सोर्सेस है ये, सोर्स 1, सोर्स 2, लेट even be the event that he guesses, E2 be the event that he knows, सॉरी उसको उल्टा नीचे कर दिया मैंने, ही knows को ऊपर लिखते हैं, knows and he guesses। 3/4 be the probability that he knows the answer, मतलब गिवन है, सोर्स की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको गिवन है 3/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी गिवन है भाई, he knows the answer, and 1/4 be the probability that he guesses, assuming that the student who guesses the answer will be correct with probability 1/4, वो correct होगा, मतलब D be the event he is correct, he or she is correct, ठीक है। और वो करेक्ट कब होगा, ये 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, वो करेक्ट होगा जब वो गेस करेगा, वो करेक्ट होगा जब वो गेस करेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑफ E2 इज गिवन कि ही इज़ करेक्ट गिवन he guesses that is 1/4, this is also given to us, okay। समझ गए आप, ट्री डायग्राम बना रहा हूँ मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, ट्री डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ लिखो, दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ही नोज द आंसर, नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी है 3/4 एंड ही गेसेस द आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, ठीक है। ही इज़ करेक्ट, और यहाँ पे भी लिखोगे ही इज़ करेक्ट, उसको आंसर पता है और उसका आंसर करेक्ट भी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, लेकिन आपको कॉमन सेंस समझ में आता है कि ये 1 होगा 100%, क्योंकि यार उसको तो आंसर पता है, तो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। उसको आंसर पता है, वो आंसर सही भी दे रहा है, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है, 100% है मतलब, और वो गेस कर रहा है और वो करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ये गिवन है यहाँ से, ठीक है। वो बाकी ही इज़ नॉट करेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि करेक्ट तो दिया है उसने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, मतलब सोर्स 1। ट्री डायग्राम बना के करोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। सोर्स 1, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स 1 गिवन ही नोज द आंसर, ठीक है। यहाँ आप ऐसे लिखोगे उल्टा करके, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 3/4, और ये क्या है 1, क्योंकि उसको आंसर पता है ना। थ्री बाई फोर यहाँ एलसीएम ले लो, 13/16, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 3/4 इंटू 16/13, 12/13 इज़ योर आंसर, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन 12/13 ही है। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain diseases when it is in fact present. However, the test also yields a false result for 0.5% of the healthy person tested. Okay, if a healthy person is tested, then with probability 0.005, the test will imply that he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, okay, what is the probability that the person has the disease given that the test is positive? So let even be the event that the person has the disease, let
even, sorry, let even be the event that the person, लिख लेना पूरा सेंटेंस, हैज़ डिजीज़, कितने लोगों को डिजीज़ है एक्चुअली में, देखो यहाँ गिवन है ना, इट विल इम्प्लाई दैट इट विल हैव जीरो, एक्चुअली कितने लोगों को है, 0.1% लोगों को है, 0.1% लोगों को है, कितने लोगों को नहीं है, डू नॉट हैव द डिजीज़, 1 माइनस 0.1%, परसेंट निकालो यार पहले इसका, 0.1 अपॉन में 100 दैट इज़ 0.001, तो डो नॉट हैव डिजीज़ कितने लोगों को नहीं है, 1 माइनस 0.001 दैट इज़ 0.0 सॉरी 99 है ना। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो ये इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, दो सोर्सेस हैं, या तो उस बंदे को डिजीज़ है या तो उस बंदे को डिजीज़ नहीं है। अब वो बंदे को डिजीज़ है और टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन है, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव को ले लेते हैं डी, ओके। अब वो बोल रहा है कि द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन, ठीक है, ओके। देन विद द प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई दैट ही हैज़ द डिजीज़, ओके ठीक है। ट्री डायग्राम बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है आपके पास, ओके। हैज़ द डिजीज़ का तो हो गया टेस्ट पॉजिटिव, और यहाँ पे भी टेस्ट पॉजिटिव। देखो अगर उस बंदे को डिजीज़ नहीं है फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब फॉल्स रिजल्ट दिया है, उस बंदे को डिजीज़ नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव दे दिया तो मतलब फॉल्स रिजल्ट दिया। फॉल्स रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी यही गिवन है आपको। देखो यहाँ पे इफ़ अ हेल्दी पर्सन, वो पर्सन हेल्दी है, देन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई दैट ही हैज़ द डिजीज़। मतलब 0.005 वो बता रहा है कि उसको बता दिया है कि उसको डिजीज़ है, बल्कि उसको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। और उसको एक्चुअली में डिजीज़ है और टेस्ट भी पॉजिटिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ गया, 99%, देखो ठीक है, ओके। एक सेकेंड रुको, हाँ सही तो करा है, हाँ ठीक है। ये इसको ये 0.5% वो इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। वो इसी को कन्वर्ट करके यहाँ लिखा हुआ है। तो 99% वो तो इफेक्टिव है, 99% जब बताता है जब उसको एक्चुअली में है भी और टेस्ट भी पॉजिटिव है। तो टेस्ट पॉजिटिव है तो 99% लिखो यहाँ पे, दैट इज़ 0.99। समझ गए, ये आपका गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, जब उसको डिजीज़, कितने लोगों को डिजीज़ है 0.001, और यहाँ पे कितने लोगों को नहीं है 0.999, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, बता दो उसको पूरा, ओके। अब वो क्या क्या कह रहा है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज़ गिवन दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वाला पूछ रहा है उनसे, हैज़, उसको है डिजीज़ और टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो उसको है डिजीज़, टेस्ट पॉजिटिव, इवेंट 1 से पूछ रहा है। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। दोबारा समझा दूँ क्या इसको, देखो दो टाइप के बंदे हैं, एक जिनको है डिजीज़ एक्चुअली में और एक जिनको नहीं है डिजीज़ एक्चुअली में। तो क्वेश्चन में है जिनको, उसकी पॉपुलेशन कितनी गिवन है, 0.1% पॉपुलेशन को है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.1% को नहीं है, मतलब 0.999, ठीक है। तो ये दोनों सोर्स आ गए आपके कि ये है और नहीं है। अब है और टेस्ट पॉजिटिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 99%, यहाँ गिवन है। उसको है भी और टेस्ट भी पॉजिटिव है। उसको नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.005 या 0.5% प्रोबेबिलिटी, बस यही तो करा है। अब वो बोल रहा है कि एक बंदा सेलेक्ट किया, उसको है, उसका टेस्ट पॉजिटिव है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक्चुअली में है भी, बस यही ऊपर लिख दिया उसको, ठीक है। अब सॉल्व करना है बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E1 कितना है आपका, ये रहा, और ये क्या है D/E2, 0.99 अपॉन में इंटू 0.001,
0.99 इंटू 0.001 प्लस 0.999 इंटू 0.005। यार इसको सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। करने के लिए तो कर दूंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन भी तो करने हैं ना भाई। ओके, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है भाई, ठीक है भाई। वन इज़ 2 हेडेड, अनदर इज़ बायस्ड कॉइन। एक कॉइन जो है वो 2 हेडेड है, दोनों तरफ हेड है। एक बायस्ड है 75%, ठीक है, 75% हेड की तरफ बायस्ड है, और एक तीसरा अनबायस्ड ही होगा, ठीक है। ओके, अब बताओ भाई क्या। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम, ठीक है भाई, चूज़ कर लिया। फाइंड द इट शोज हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन। देखो तीनों में से तीनों, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 3 है, तीनों कॉइन है। अब तीनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तीनों कॉइन में से, क्योंकि उसने बोला है ना वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम, तीनों में से कोई भी कॉइन चूज़ किया तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, यही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी, और यही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी, ठीक है। और डी उस इवेंट को मान लेते हैं कि वो 2 हेडेड है। डी बी द इवेंट लेट द कॉइन बी कॉइन शोज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, इट शोज डी बी द इवेंट दैट कॉइन शोज हेड, ठीक है। तो पहले तो ट्री डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब ये शोज हेड, ये भी शोज हेड, और दूसरा सबका केस बनेगा डो नॉट शोज हेड। वो हेड शो करता है पहला वाला, दोनों तरफ हेड है उसके। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके दोनों तरफ हेड है और वो हेड ही शो करेगा, 100%, 1 या 100%, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ही हेड है, कुछ भी साइड तो हेड ही आना है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये जो बायस्ड कॉइन है 75%, ये 75% हेड शो करता है, मतलब 3/4, 75/3 सॉरी 100। और ये अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है, वो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 50-50 और टेल की भी 50-50, यानी 1/2, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड केम given that it came from 2 headed coins, probability of head came given that it came from biased coins, and probability of head came given that it came from unbiased coins, 3 E3, ठीक है। पूछा क्या है, it was a 2 headed coin, what is the probability that it is a 2 headed coin। तो 2 headed coin की probability निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 2 headed coin की probability आप निकालोगे 2 हेडेड के लिए, ये मतलब ये E2 वाला पूछ रहा है आपसे, तो E2 वाला कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, E2 है आपका 3/4, E1 है आपका, क्या था E1 यार, 1 इज 2 हेडेड कॉइन, सॉरी ये तीनों तो 1/3 थे, ठीक है। 1/3 इंटू 3/4 प्लस अपॉन में 1/3 इंटू 1, क्योंकि वो 2 हेडेड कॉइन है और वो हेड ही शो करेगा, तो इसलिए 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे आप, ऊपर 1/4 नीचे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेना, नीचे कितना आएगा एलसीएम 12 आएगा, तो ये 4 प्लस 3 प्लस 2/6 और ऊपर 1/4, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, मैं करके दे देता हूँ आपको, कर लोगे वैसे तो इतना, देखो 1/4 नीचे क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 8 9 9/6, यानी 1/4 इंटू 6/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 2 3 3 1 3 3 यानी 1/6 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, तो कितने E1 क्या है कि 2000 आर
स्कूटर ड्राइवर्स, E2 क्या है आपका 4000 आर कार ड्राइवर्स, और E3 क्या है आपका 6000 आर ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, और आपका इवेंट क्या है, फेवरेबल इवेंट जो आपको चाहिए कि ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट, मेट विद एक्सीडेंट। ठीक है, ओके। अब स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, कार ड्राइवर सेलेक्ट हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है, एंड ट्रक ड्राइवर सेलेक्ट हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है आपके पास 2000 अपॉन में 12000। ठीक है, कि एक स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हो, ये सोर्स है 1 है, सोर्स 2 क्या है कि 4000 अपॉन में 12000। ओके, एंड सोर्स 3 क्या है 6000 अपॉन में 12000। ठीक है, इसको काटोगे आप तो ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, है ना, और ये 1/2 हो जाएगा। ओके, अब ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया गिवन दैट ही वॉज अ स्कूटर ड्राइवर, कितना है 0.01। वो एक्सीडेंट हो गया गिवन दैट ही वॉज अ कार ड्राइवर, वो कितना है 0.03। और एक्सीडेंट हो गया गिवन दैट ही वॉज अ ट्रक ड्राइवर, वो कितना है 0.15। आपको निकालना क्या है गिवन दैट ही वॉज अ स्कूटर ड्राइवर का, तो मतलब स्कूटर वाले को ऊपर रख लेना। स्कूटर वाले को जैसे ही आप ऊपर रखोगे स्कूटर वाले को आप जैसे ही ऊपर रखोगे तो आपका आंसर होगा, अभी रुक जा तो 1 मिनट, स्कूटर वाले को जैसे आप ऊपर रखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सोर्स 1 का ऊपर रखना है ना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन E2। बाहर बच्चा है तो प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड। ओके, ये नीचे आपका टोटल सोर्सेस है और ऊपर आपका फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो यार। 1/6 इंटू 0.01 अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना भाई। इस इक्वेशन को पूरी सॉल्व करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब मैं ही करूँ क्या इसको सॉल्व, अरे बाप रे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर बच्चा है तो प्लीज़ इग्नोर द साउंड, सॉल्व करो उसको यार। इसको 1/100 ही कर लेते हैं, चलो जल्दी से। देखो इधर, ये हो जाएगा आपका 1/600, ये हो जाएगा आपका 1/600 प्लस क्या हो जाएगा ये 3/100 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 15/100। ठीक है, 100 को मुझे नीचे रखना है क्योंकि वो कटेगा ऊपर से, तो ये 3 से 3 कैंसिल। ओके, तो 1/600 ऊपर, 1/600 नीचे, प्लस 1/100 प्लस 15/200 तो नहीं कर सकते, 15/200। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व होगा ये देखो जल्दी से। एलसीएम लो यहाँ पे नीचे, एलसीएम होगा इसका 1200। तो जब एलसीएम 1200 होगा तो 1/600 को ऊपर देखोगे इंटू 2/1200 प्लस इंटू 12 होगा नहीं 12/1200 प्लस ये इंटू 6 होगा 90। ठीक है, ऊपर तो 600 चल ही रहा है, तो अब तो हो ही जाएगा सॉल्व। 90 प्लस 14 104 है ना। ये है आपका फाइनल आंसर, 2/104 इज योर फाइनल आंसर, यानी 1/52। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 14 क्वेश्चन है ना हमारे पास। यस, ऑन मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स, वही सेम क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख दूँ इस बार।
3 है ना, वो द फर्स्ट ऑपरेटर A produces 1% defective items, whereas the other two operators produces 5% and 7% defective items. A is on the job for 50% of the time, B is on the job on 30% of the time, मतलब 30% टाइम ये देता है. C is in the job of 20% of the time, कि ये जॉब में है और ये डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है कितना 1%, ये डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है कितना 5%, और ये वाला डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है कितना 7%. ओके, अब वो पूछ रहा है अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, यानी सोर्स ए से वो आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. भाई ये तो बहुत ईजी हो गया. सोर्स ए डायरेक्ट लिख दो इस बार, फॉर्मूला ना लिखते हुए. इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन E3. ठीक है यार, वैल्यूज़ डाल देना. मिटा रहा हूँ इसको यहीं पे, सब कुछ मैं ही सॉल्व करूँ आपके लिए, खुद से डाल दिया करो यार. क्या लिखोगे यहाँ, 50% को लिखो 1/2, इसको लिखोगे 1% को लिखोगे 1/100, है ना. 30% को लिखोगे आप 30/100 यानी 3/10 इंटू 5/100. सॉरी पहले ये तो लिखो 1/2 इंटू 1/100 प्लस 3/10 इंटू 5/100 प्लस 20/10 यानी 20/100 यानी 1/5 इंटू 7/100. ठीक है, सबको सॉल्व कर लोगे आप. ये हो जाएगा ऊपर 1/200 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये 200, 1000 और 500, यानी 1000 होगा इसका नीचे का एलसीएम. ठीक है, 1000 होगा एलसीएम, तो 200 को 1000 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कराने का पड़ेगा, यानी 5 प्लस ये तो 1000 है ही 15 प्लस 500 को 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 14, और अब नीचे 1000 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये होगा 1/200 1000, और ये बच्चा है भाई छोड़ दो, 20 30 34, पगला गया. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. रुक जा गणेश, बताता हूँ तेरे को, अभी रुक. 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पीट के आ जाओ, बताओ. द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन. यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन को. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3. If the second group wins, what is the probability that the new product introduced was by the second group. ठीक है, एक सेकंड दो मुझे ज़रा, इसको बता के आता हूँ. Just give me few seconds. Was produced by second group. Okay, so event 1 क्या है, that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7. Okay, even आपका हो जाएगा कि first group wins. ठीक है, और E2 आज आपका हो जाएगा कि सेकेंड ग्रुप विंस. ओके, अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.6 एंड सेकेंड ग्रुप जीतता है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.4. ठीक है, अब यहाँ निकालना है आपको कि फर्स्ट ग्रुप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अगर वो जीतता है तो. सो डी बी द इवेंट दैट इट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट. डी बी द इवेंट दैट ग्रुप introduces a new product. ठीक है,
So probability of the introduction of new product given that it was introduced by group 1 is कितना है 0.7. ठीक है, probability of introduction of new product given that it was produced by group 2 is 0.3. ओके, अब आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप. अब वो न्यू प्रोडक्ट सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब E2/D निकालना है आपको. तो ये सेकंड ग्रुप वाले को ऊपर रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना है 0.4 है ना, 0.4 इंटू 0.3 अपॉन में 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है. समझ ही गए हो आप. ओके, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.12, नीचे हो जाएगा 0.42 प्लस 0.12 0.12 42 52 54. ठीक है, 12/54 इज योर फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में जल्दी से चलते हैं. सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स. ओके, तो सबसे पहला इवेंट क्या है, शी गेट्स 5 और 6, ये पहला सोर्स है आउट ऑफ 6 थ्रो, मतलब 6 आउटकम्स ऑफ डाई. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी 2/6, क्योंकि 2 आउटकम्स है ना फेवरेबल, 5 और 6 यानी 2 और टोटल 6. ठीक है, और E2 क्या है, E2 है नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स. इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी आपकी 4/6. समझ गए. और आपका डी इवेंट क्या हो जाएगा, that she 3 1 2 3 4 with the die exactly obtaining exactly one head है आपका इवेंट. ओके, अब वो क्या कह रही है, वो कर रही है कि जब वो उसका 5 और 6 आया ना, तो उसने डाई कॉइन को 3 बार उछाला. तो जब 3 बार उछालेगी वो कॉइन को, तो व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो एग्जैक्टली एक आइड हाई उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. देखो अब पहले तो उस कॉइन तो उछलवाओ 3 बार, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल. ठीक है, ये टोटल कितने आउटकम्स है 8, टोटल 8 हैं, तो नीचे 8 होगा. और एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आया, 3 बार. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन शी गेट्स 5 और 6. और क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन शी गेट्स 1 2 3 और 4. वो कितनी बार होगा, उसने कितनी बार उछाला दूसरे केस में कॉइन वंस, तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार कॉइन उछाला तो अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2. बस अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद दैट डाई इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है. तो अब मैं कहाँ निकालूँ, नीचे निकाल देता हूँ. probability of E1 plus probability of E2 into probability of D upon E2. ओके, सॉल्व करें इसको अब, क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा ये 2/6, सॉरी इसका नहीं निकालना, 4/6 का निकालना है, इंटू 1/2, 2/6 इंटू क्या ना 2/6 3/8 प्लस 4/6 इंटू 1/2. समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए. बस अब इसको सॉल्व करना है. ये 3 बार जब कॉइन को उछालते हैं ना, तो ये आउटकम्स होते हैं भाई टोटल. ठीक है,
फंबल बहुत होता है मुझसे। 2/3 आंसर तो हो जाएगा 2/6 नीचे, सॉरी हाँ 1/3 हो जाएगा ना, इसको 1/3 करो। ओके तो प्लस 1/3 यहाँ भी हो जाएगा, 2/3 1/3 हाँ, और यहाँ पे 1/3 3 1/8। ओके समझ गए कि नहीं? एलसीएम लो यार इसका 24 आएगा, नहीं 24 क्यों आएगा, हाँ 8 2 16 हाँ ठीक है 24 आएगा। 8 और 3 11, 9 10 11 और नीचे 24, तो 1/3 वन में 11/24। एलसीएम लेना आता है ना भाई सबको, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में। आपका आंसर हो जाएगा 8/11। ठीक है 8/11 इज योर फाइनल आंसर। 4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से निपटा देते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 11 है, a manufacturer has 3 machine operators A, B and C. The first operator produces 1% defective items. Where is the, ये तो कर लिया था ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 यही है ना। A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. Machine A produces 5% defective items, whereas other 2 operators produces B and C 5% and 7% defective items. तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इंटरचेंज हो गए थे आपस में। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 की जगह पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 11 की जगह पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन ऑपरेटर्स। क्वेश्चन है, अब फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स A and B. पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द आइटम्स। ठीक है 60% ऑफ द आइटम्स कौन प्रोड्यूस करता है? मशीन ए। और मशीन बी कितना प्रोड्यूस करती है? 40% ऑफ द आइटम्स। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। ठीक है समझ ही गए होंगे आप कि E1 की मशीन प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द आइटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है। ओके एंड E2 क्या है आपका? 40% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन 2। अब 1 डिफेक्टिव कितने हैं? मशीन ए में से डिफेक्टिव कितने हैं? 2%। एंड मशीन बी में से डिफेक्टिव कितने हैं? 1%। मशीन बी में से डिफेक्टिव कितने हैं? 1%। अब वो बोल रहा है फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। एक प्रोडक्ट निकाला, वो डिफेक्टिव निकला, अब ये बताओ कि वो मशीन बी में से आया। समझ ही गए होंगे आप। ठीक है ये वाले के रिस्पेक्ट में, सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो 1/100 इंटू 40/100 अपॉन में 60/100 इंटू 2/100 प्लस 1/100 इंटू 40/100। समझ गए ना, बहुत आसानी से समझ गए आप। ठीक है ये नीचे हो जाएगा 4 या एक काम करते हैं, नहीं काटते कुछ भी, सिंपल सॉल्व करो उसको। 10 क्योंकि 10,000 नीचे से ऊपर से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 40, और ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है। 60 2 120, 120 प्लस 40 160। 1/4 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, ध्यान रखना और क्वेश्चन इंटरचेंज हो गए। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ठीक है एक कार्ड जो है वो खो चुका है और उसके बाद रिमेनिंग कार्ड से हमने दोनों डायमंड निकालने हैं। ठीक है अब आप पहले मैं आपको ना इसका सैम्पल स्पेस बता दूं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है काफ़ी बार, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। 52 इसमें से 26 ब्लैक होते हैं, सॉरी रेड होते हैं, और 26 आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है और ब्लैक में 2 कैटेगरी होती है, क्लब एंड स्पेड। रेड में 2 कैटेगरी होती है, हार्ट एंड डायमंड। ओके अब वो कह रहा है डायमंड कितने हैं आपके पास? 13। ठीक है क्लब कितने हैं? क्लब हैं आपके पास 13, स्पेड भी 13 और हार्ट भी आपके पास 13। ठीक है अब वो कह रहा है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ठीक है फाइंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका कार्ड खोया हुआ है वो डायमंड है। ओके तो आपका इवेंट क्या हो जाएंगे? इवन पेन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, कि आपका डायमंड खोया है, ये इवन होगा। और डायमंड है कितने? 13, सॉरी हाँ यही तो है 13/52। ठीक है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा। व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, वो डायमंड नहीं है, तो 52 कार्ड्स हैं, 13 डायमंड नहीं है, तो कितने बचे? 13 डायमंड है, सॉरी 52 कार्ड्स हैं, 13 डायमंड है, तो कितने बचे? 39/52। ठीक है अब कोई उनमें से खोया है। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ले लो, डी बी द इवेंट,
दैट दी टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बाबू, जब डायमंड खो चुका है तो आपके पास डायमंड बचे कितने, ये आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन E1, बोथ कार्ड्स आर ड्रॉन व्हेन डायमंड इज लॉस्ट, व्हेन डायमंड इज लॉस्ट। दोनों डायमंड आ जाए जब डायमंड खोया हुआ है, एक डायमंड हटा हुआ है, तो पहला डायमंड आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक डायमंड खो गया है, तो अब डायमंड बचे कितने, 12 बचे, तो 12/51, क्योंकि 51 में से आएगा आप। ठीक है, दूसरा भी डायमंड आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे भाई, मेरे डायमंड कार्ड खोया हुआ है, तो अब बचे कितने डायमंड, 12 बचे, और उन 12 में से अब आपको 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों डायमंड होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ना बोथ डायमंड्स, तो 12/51, क्योंकि 12 कार्ड थे, 51 टोटल हो गई, क्योंकि एक खोया हुआ है, तो 12/51, और दूसरा भी डायमंड हो गया है, तो 11/50। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड ड्रॉन, बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड व्हेन डायमंड इज नॉट लॉस्ट, बोथ कार्ड ड्रॉन इज डायमंड when diamond is not lost। ओके, कि दोनों कार्ड अब डायमंड है जब डायमंड खोया ही नहीं है, तो डायमंड खोया नहीं है लेकिन कोई नॉन डायमंड तो खोया है ना, डायमंड नहीं खोया लेकिन नॉन डायमंड तो खोया, तो टोटल अभी भी 51 है, और अब डायमंड 13 के 13 होंगे, और नेक्स्ट 12/50। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, क्योंकि अब डायमंड नहीं खोया लेकिन नॉन डायमंड कार्ड खोया है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो कम है, 51 है, और 50 हो जाएंगे, जब निकालेंगे हम 51 रह जाएंगे। ठीक है, फिर निकालेंगे तो 50 रह जाएंगे। ओके, तो 13 डायमंड है, और फिर एक निकालने के बाद अब 12 डायमंड बचे, तो 12 डायमंड निकालो। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, E1 के रिस्पेक्ट में आपको करना है। मिटा दूँ अब, इजी, वेरी इजी। ठीक है, लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50। ठीक है, फिर होगा आपका 13/52 सेम, प्लस 39/52 इंटू 13/51 इंटू 12/50। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे खुद से, समझा मैंने दिया, आप सॉल्विंग का पार्ट आप खुद कर लेना, बहुत इजी है सॉल्विंग का पार्ट, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे 13 1 13, 13 4 जा काटना, 4 1 4, 4 3 जा से काटना, और ऊपर क्या बचेगा आपका 3/51 इंटू 50। ठीक है, ये 51 इंटू 50 आप को सॉल्व करना पड़ेगा, 3 1 3, 3 17 जा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 17 5 जा 85 होता है, 1/850 ऊपर। ठीक है, 1/850 ऊपर आ जाएगा, ऐसे सबको सॉल्व करते रहना, नीचे इसको सॉल्व करना, यहाँ पर भी 1/850 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 3 जा, 13 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 17 जा, यहाँ भी नीचे 850 आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है 39। ओके, सो 41/40 इज़ योर फाइनल आंसर, मेरे ख्याल से। हाँ, यही है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम जल्दी से। प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5, अ कॉइन इज टॉस्ड, A रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स इज। दो इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, कि पहले में हेड अपीयर होगा, दूसरे में हेड डू नॉट अपीयर होगा। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हेड अपीयर होगा तो 1/2, हेड नहीं अपीयर होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है कि प्रोबेबिलिटी हेड अपीयर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और हेड नहीं अपीयर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हेड अपीयर हुआ और उसने सच बोला कि हेड ही आया, सच बोला, ही स्पीक्स द ट्रुथ, 4/5। ठीक है, क्योंकि 4/5 टाइम्स वो ट्रुथ बोलता है। हेड अपीयर नहीं हुआ, फिर भी उसने बोला कि हेड आया, हेड आया, और यहाँ पे हेड अपीयर नहीं हुआ, अपीयर नहीं
हुआ, लेकिन उसने बोला हेड आया तो मतलब झूठ बोला, और जब उसने झूठ बोला तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी हेड आया दोनों में हेड आया, यहाँ भी हेड आया था और उसने सच बोला और हेड आया ही था सच में, और यहाँ नीचे वाले में हेड नहीं आया तो मतलब टेल आया तो 1/2, यहाँ भी 1/2, तो ये भी 1/2। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स इज, ए रिपोर्ट्स दैट द हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स इज, मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है आपसे, तो मतलब ऊपर वाला केस पूछ रहा है। तो बच्चे जब ऊपर वाला केस पूछ रहा है तो मैं बिना पूरा लिखे हुए डायरेक्ट इसको लिख दूँ ऐसे, इसको सॉल्व करना है। ऊपर आएगा 2/5, नीचे भी आएगा आपका 2/5 प्लस 1/10। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा 2/5, नीचे ऊपर 4 5/10। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा 2/5/5/10। करो उसको सॉल्व। 4/5 इज़ योर फाइनल आंसर, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, देख लो दोबारा से। हाँ 4/5 ही है, ऑप्शन में भी ए है। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब लास्ट क्वेश्चन के बाद मेरी छुट्टी। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज़ द फैक्टर, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है हर एक ऑप्शन में, तो इसको निकालो पहले, यही होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्लास 11 सेट्स, ऐसे बनेगा इसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, होल ए ही तो होगा। ठीक है बाबू, ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो होल ए होगा। ओके, देन वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। मेरी बात सुनो यहाँ से ध्यान से, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे डिपेंड करेगी, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी। डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वो लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी, लेस देन 1। ठीक है, अब 1 को नीचे ले जाओ, क्योंकि मुझे कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी ना। अब जब ये 1 रेसिप्रोकल में जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर इनइक्वालिटीज़ इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब साइन चेंज होगा तो दोनों तरफ आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कराओगे LHS में भी और RHS में भी, और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कराया आपका मिल जाएगा कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर बेस थ्योरम। ओके, बेस थ्योरम पूरी तरह से क्या हो चुका है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की। ट्री डायग्राम बना के ही करना, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को लिंक में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके बाद